हेलो स्टूडेंट, मैं उत्तम द्विवेदी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने इससे पिछले वाली क्लास में ओम का नियम पढ़ा था और ओम के नियम को पढ़ा था कि ओम के नियम को लागू करते हैं चालक में, यानी कि जो भी चालक धातुएं हैं उनमें ओम का नियम लागू होता है। तो इसका मतलब कुछ ऐसे परिपथ भी होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। इस कारण से देखो, परिपथ जो होते हैं वह दो प्रकार के लिखे जाते हैं। परिपथ दो प्रकार के कौन से? एक होता है परिपथ ओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ, और दूसरा परिपथ होता है अनओमीय परिपथ, अनओमीय परिपथ। क्या बताया कि बताया गया कि ओम का नियम कुछ वस्तुओं में लगता है, कुछ परिपथ में लागू होता है। इसलिए यहां पर दो प्रकार के परिपथ होते हैं, ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ। अब ओमीय परिपथ क्या होंगे? देखो, नाम से ही समझ में आ रहा, ओमीय मतलब ओम के नियम को लागू करें। तो आप क्या लिख सकते हो ओमीय परिपथ में? ऐसे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन होता है। अब जिनमें ओम के नियम का पालन होगा वो परिपथ कौन से कहलाएंगे? ओमीय परिपथ कहलाते हैं। तो क्या बताया? देखो, ओमीय परिपथ क्या होंगे? ऐसे परिपथ होंगे जिनमें ओम के नियम का पालन होता है। अब ओम के नियम का पालन होगा तब इस स्थिति में यहीं पर आपको ध्यान देना है, यदि ओम के नियम का पालन हो रहा है तो फिर प्रतिरोध ज्ञात होगा, और प्रतिरोध R बराबर होगा V/I, क्योंकि ओम के नियम में बताया जाता है विभवांतर और धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है। अब ऐसे प्रतिरोध कौन से होते हैं? तो इनका एग्जाम्पल, उदाहरण होता है सभी ठोस धातुएं, या आप बोल सकते हो चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ ओम के नियम का पालन करते हैं। तो आपको यह समझ में आई होगी बात कि ओम के नियम का जो पालन करेगा वो ओमीय परिपथ कहलाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं ओमीय परिपथ के लिए प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते हैं तो R बराबर V/I होगा। अब ओम के नियम का पालन कौन करता है? तो ठोस धातुएं या चालक बोल सकते हैं। अब देखिए, यहां पर ओम के नियम में अगर आपसे कहा जाए V और I के मध्य ग्राफ कैसा होगा, तो देखो यह भी हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि V और I के मध्य जो ग्राफ होता है वह ग्राफ आता है एक सीधी रेखा। तो V और I के मध्य ग्राफ जो आएगा वह सीधी रेखा आएगी। अब इसमें I और V यह Y अक्ष और X अक्ष में आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। अब बात करते हैं अनोमीय परिपथ की। तो अनोमीय परिपथ कौन से होंगे? जो ओम के नियम का पालन ना करें, ओम के नियम का पालन ना करें। क्या बोल सकते हैं कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। अब अनोमीय परिपथ के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो देखो, अचालक नहीं बोल सकते क्योंकि परिपथ की बात हो रही, और परिपथ का मतलब है ऐसे परिपथ लेने जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो आप एग्जाम्पल में बोल सकते हो जैसे अर्धचालक, अर्धचालक। अब देखिए, अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, और भी एग्जाम्पल है द्रवों में। जब द्रवों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो ये भी ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो देखो, जो सभी चालक हैं, चालक का मतलब है जैसे हम लोग चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर के हम लोग वायर यूज करते हैं घरों में, तो ये सभी क्या होंगे? ओम के नियम का पालन कर रहे होंगे। लेकिन अर्धचालक, अर्धचालक जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं सौर ऊर्जा प्लेट। सौर ऊर्जा प्लेट अर्धचालकों से बनी होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, मोबाइल हो गया, है ना, ये सभी अर्धचालकों से मिलकर बने होते हैं। तो ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। द्रवित रूप, जैसे हम लोगों के घरों में जब बैटरी यूज होती है तो बैटरी में क्या डाला जाता है? एसिड डाला जाता है, वैद्युत अपघट्ट डाला जाता है, तो वो भी ओम के नियम का पालन नहीं करता। अब बात करते हैं ओम के नियम का पालन नहीं करता तो क्या प्रतिरोध नहीं होगा इनमें? तो देखो, अर्धचालक में भी प्रतिरोध होता है और अर्धचालक में भी विद्युत धारा का अवरोध होता है।
अब यदि अर्धचालक में प्रतिरोध होता है तो वो ज्ञात कैसे करें, तो यहां पर चर्चा करते हैं। यहां पर हम लोगों ने अभी ओमीय परिपथ को पढ़ा, तो पहले इसको हम लोग हटाते हैं। अब अनोमीय परिपथ की बात करते हैं। तो देखो, अनोमीय परिपथ में प्रतिरोध ना ज्ञात करके हम लोग ज्ञात करते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध। अब ये गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है, तो देखो यहां पर हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ओमीय परिपथ के लिए R बराबर था V/I, और V और I के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। लेकिन अनोमीय परिपथ में जब V और I का मध्य यहां पर अनुपात बराबर नहीं होगा, तभी तो ओम के नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो यहां पर जो ग्राफ प्राप्त होता है वो सीधी रेखा ना प्राप्त होकर वक्र प्राप्त होता है। अब यदि वक्र प्राप्त होता है तब इस स्थिति पर आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हर एक बिंदु पर प्रतिरोध अलग होगा, क्योंकि यहां पर अनुपात अलग होगा, यहां पर अनुपात अलग होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, किसी निश्चित अंतराल का अनुपात निकालते हैं। किसी निश्चित अंतराल में हम ले लेते हैं विभवांतर, और इसी निश्चित अंतराल में हम लोग क्या लेते हैं, धारा, डेल्टा आई। तो जो डेल्टा वी है और बटे डेल्टा आई, यह गत्यात्मक प्रतिरोध के बराबर होता है। तो हम लोग गत्यात्मक प्रतिरोध क्या लिखेंगे कि किसी निश्चित अंतराल के मध्य विभवांतर और धारा, या धारा में अंतर बोल सकते हैं, धारा के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। अब इसे प्रतिरोध नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, गत्यात्मक प्रतिरोध, क्योंकि यहां पर इसका मान प्रत्येक स्थान पर बदलता जाता है। अब अनोमीय परिपथ के लिए आपसे ग्राफ पूछता है, जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है पिछली साल, और क्वेश्चन आया था टॉर्च के बल्ब के लिए बताइए V और I के मध्य ग्राफ क्या होगा। तो देखो, टॉर्च का बल्ब जो होता है, अब टॉर्च का जो बल्ब लगा होता है उस टॉर्च के बल्ब में अर्धचालक यूज कर रहे होते हैं। अब बल्ब में जब अर्धचालक यूज करेंगे तो V और I के मध्य ग्राफ, अब सीधी रेखा तो प्राप्त नहीं होगा, कि हम लोगों ने V और I के मध्य पढ़ा है सीधी रेखा होता है ग्राफ, नहीं। यहां पर V और I के मध्य क्या होगा, एक वक्र प्राप्त होगा, और यही जो वक्र ग्राफ प्राप्त होगा वह किसके किसके मध्य प्राप्त होगा, V और I के मध्य। यहां पर प्रतिरोध ना होकर क्या होगा, गत्यात्मक प्रतिरोध होगा। तो यहां पर यह चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ओमीय और अनोमीय परिपथ। अब बात करते हैं यहीं पर आगे अगली हेडिंग में। अब यहां पर अगली हेडिंग विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसके बारे में समझते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है या प्रतिरोधकता क्या होती है। देखो, हम लोग इसी को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, या इसी का एक और नाम होता है प्रतिरोधकता। अब यह होता क्या है, तो देखो, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। यह रो है। अब रो बराबर होता है E/J। अब E है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और J क्या है, आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, धारा घनत्व। अब आपको हम डायरेक्ट परिभाषा भी बोल सकते थे, लेकिन आपको परिभाषा को याद नहीं करना है, केवल समझना है। सूत्र याद रहेगा, आपको परिभाषा अपने आप से बन जाएगी। तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और रो बराबर होता है E/J। अब E है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, J क्या है, धारा घनत्व। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक के बिंदु में, किसी चालक के बिंदु में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रो कहलाता है। अब बात करते हैं, देखो, रो बराबर E/J है। इस मान को हम लोग वैद्युत प्रतिरोध R के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, E बराबर होता है डेल्टा V/डेल्टा X।
या हम मान सकते हैं V/L। यदि विभवांतर कितना हो, V हो, विभवांतर V हो और चालक की जो लंबाई है वह L हो। अब यदि चालक की लंबाई L है, विभवांतर V है, तो E बराबर होता है V/L। और यह धारा घनत्व J है, और आपको धारा घनत्व J के बारे में पहले भी कल पढ़ा, पिछली वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। J बराबर होता है I/A। इन दोनों मानों को यहां पर ये जो हमारा रो बराबर E/J आया है इस जगह पर रख लेते हैं। तो यहां पर हमें रो बराबर प्राप्त होगा, देखिए क्या, यहां E का मान रख दिया V/L और बटे में J का मान रख दिया I/A। अब देखो यह A ऊपर पहुंच जाएगा, जब A ऊपर पहुंच जाएगा तो प्राप्त क्या होगा, देखिए A ऊपर पहुंच गया, L नीचे आ गया, तो रो बराबर प्राप्त हुआ V/I और इंटू में A/L। देखो V/I, A ऊपर पहुंच गया तो A/L। अब देखो ये जो V/I है यह ओम के नियम में पढ़ाया गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, V/I को प्रतिरोध R बोलते हैं। तो इसको प्रतिरोध R रख सकते हैं, तो रो बराबर प्राप्त हो जाता है R इंटू A/L। यह एक और सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, रो बराबर R इंटू A/L। अब यहां से अगर परिभाषा बनाना चाहते हैं, सूत्र से परिभाषा बनाना सीखिए। किस तरीके से बनाते हैं, देखो परिभाषा बनाने का एग्जाम्पल सिंपल सा होता है कि आप क्या करो, अधिकांश मानों को एकांक मान लो। एकांक मानने के बाद जो आपस में बराबर आए उनको आप परिभाषा में बोल सकते हो। कैसे, यदि हम यहां पर L को एकांक कर दें, A को भी एकांक कर दें, तो रो बराबर क्या होगा, R हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एकांक लंबाई के, क्या बोलेंगे, देखो एकांक लंबाई के चालक में एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। दोबारा से बताते हैं, क्या बताया कि एकांक लंबाई के चालक में एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं। अब बात करते हैं रो के मात्रक की, कि रो का मात्रक क्या होता है। तो यहां पर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहां पर आते हैं अब आगे, देखो अब मात्रक की यदि बात करें तो मात्रक के लिए देखो रो बराबर है R इंटू A/L। अब R का मात्रक होता है ओम और A है क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और बटे में लंबाई दी गई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। अच्छा, यहां पर मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा तो आएगा क्या मात्रक, यहां पर ओम इंटू में मीटर। तो रो का जो मात्रक होता है विशिष्ट प्रतिरोध का वह क्या होता है, ओम मीटर, या आप इसी को जब सीजीएस पद्धति में लिखने जाओगे तो ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध रो, विशिष्ट प्रतिरोध रो किन बातों पर निर्भर करता है। अब देखो हमको सूत्र में लिखा हुआ है रो बराबर R इंटू A/L, और इस सूत्र में यह समझ में आ रहा है कि जो रो का मान है वो लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती है और क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। लेकिन वास्तव में रो का मान ना तो लंबाई पर निर्भर करता है और ना ही क्षेत्रफल पर। ये जो रो का मान है वह पदार्थ का गुण होता है। कहने का मतलब क्या है हमारा कहने का मतलब यह है कि जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक या उस वस्तु
का अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब है कि यदि हमने कोई वस्तु कॉपर की ली है तो वह चाहे आप 1 मीटर की वस्तु लीजिए कॉपर की, चाहे आप 10 मीटर की वस्तु लीजिए कॉपर की, सबके लिए रो का मान सेम होगा। लेकिन यदि हमने कॉपर के स्थान पर उसका लक्षण चेंज कर दिया, लक्षण का मतलब है प्रकृति चेंज कर दी, अब हमने कॉपर की जगह पर एल्यूमिनियम ले लिया तो प्रकृति चेंज हो गई, पदार्थ चेंज हो गया। पदार्थ चेंज हुआ तो यहां पर रो का मान भी चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा यह है कि रो का मान निर्भर करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि पदार्थ चेंज होंगे तो क्या चेंज होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। तो रो का मान निर्भर करता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, या आप लिख सकते हो क्योंकि आपके में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर या पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण पर। तो देखो पदार्थ पर निर्भर नहीं कर रहा है, पदार्थ कितना लिया गया इस पर निर्भर नहीं कर रहा है, निर्भर कर रहा है पदार्थ के गुण पर, यानी कि अभिलाक्षणिक गुण क्या है, पदार्थ कौन सा लिया गया है, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर। देखिए कि रो बराबर आया हमारे पास में R इंटू ए अपॉन में L, तो यहां से प्रतिरोध का एक और सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब क्या प्राप्त होगा प्रतिरोध का सूत्र? R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अब रो का मान तो पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण मतलब क्या है कि पदार्थ यदि चेंज नहीं किया तो रो का मान नियत है, तो इसका मतलब है R का मान भी क्या नियत रहेगा। तो R का मान देखिए, R का मान लंबाई पर भी निर्भर करता है और R का मान क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। R पदार्थ का गुण नहीं है। अगर आप लोग कभी क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा भी होता है, हमारे घरों पर लाइट आ रही होती है, जब लाइट में लोड अधिक होता है तो लोड का मतलब होता है प्रतिरोध से। लोड का अर्थ क्या है? प्रतिरोध। तो हम लोग क्या करते हैं, जब लोड अधिक होता है तो हम तार को मोटा यूज करते हैं, जब बहुत दूर से लाइट आ रही होती है तो तार मोटे यूज होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि तार की प्रकृति पर तो निर्भर कर ही रहा है, निर्भर इनकी लंबाई और क्षेत्रफल भी पर भी करता है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो यहां पर R अनुक्रमानुपाती होगा L के और R व्युत्क्रमानुपाती होगा A के। तो क्या बताया कि जो प्रतिरोध है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि लंबाई आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध का मान घटता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम लोग ज्यादा दूर से विद्युत को क्या करते हैं, एक स्थान पर लाते हैं, तो उस विद्युत में लोड अधिक होता है। लोड अधिक होने का मतलब प्रतिरोध अधिक होता है। लेकिन यदि क्या है, विद्युत परिपथ हमारा छोटा है तो उस पर लोड कम होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान कम होता है। तो R अनुक्रमानुपाती होता है L के। अब यहां पर क्वेश्चन एक आता है कि कोई हमने क्या किया, चालक तार लिया और इस चालक तार की लंबाई में परिवर्तन कर दिया। लंबाई को हमने क्या कर दिया, n गुना बढ़ा दिया। हमको पता नहीं है n गुना का मतलब 2 गुना, 3 गुना, 1.5 गुना, कुछ भी हो सकता है। लंबाई को n गुना बढ़ा दिया तो यहां पर प्रतिरोध कितना होगा? तो देखो हमारा यहां पर सूत्र लिखा है R अनुक्रमानुपाती L, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि R का मान भी n गुना बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो समझिए, इसका कारण सिंपल सा है। देखो यदि हम तार को खींचकर बढ़ाएंगे तो तार की लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन लंबाई बढ़ने के साथ साथ इसकी जो मोटाई है या क्षेत्रफल है, वह क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये तार तो वही है, आयतन तो सेम ही रहेगा। जो पहले आयतन था और जो बाद में आयतन है वो तो समान ही रहने वाला है, क्योंकि वस्तु तो नहीं बदली, वस्तु का द्रव्यमान या आयतन तो समान है। इस कारण से लंबाई यदि n गुना बढ़ गई तो क्षेत्रफल n गुना कम हो जाता है।
इस कारण यहां पर हम लोगों में क्वेश्चन क्योंकि आता है कि लंबाई को n गुना बढ़ाने पर बताइए प्रतिरोध कितने गुना बढ़ता है। तो लंबाई को n गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध R n स्क्वायर गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाएगा? n स्क्वायर गुना। क्यों ऐसा है? क्योंकि लंबाई में n गुना तो प्रतिरोध बढ़ ही गया, R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए से, लेकिन a का मान भी तो घट गया, तो a बटे n से यहां पर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर गुना। तो R डैश का मान n स्क्वायर गुना हो जाता है प्रारंभिक प्रतिरोध का। अब इसी का उल्टा आपसे पूछ दिया जाए, बताइए क्षेत्रफल पर निर्भरता क्या होती है? क्षेत्रफल का मतलब है उस चालक की मोटाई से, कि कोई तार है पतला लिया या तार को हमने क्या कर दिया? मोटा लिया। तो यदि तार की मोटाई बढ़ाओगे तो यहां दिख भी रहा है कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है प्रतिरोध। तो यदि तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा, यानी कि विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तार जितना पतला यूज करोगे उसमें लोड उतना अधिक होगा, विद्युत धारा उसमें क्या होगी? उसमें प्रभाव उतना ही दिखाएगी। कहने का मतलब प्रतिरोध उसका उतना ही अधिक होगा। अब क्वेश्चन यहां पर फिर से वही आता है कि यदि क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए, अब क्षेत्रफल को n गुना कर दे तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो देखो प्रतिरोध अब घटेगा, 1/n हो जाएगा। तो प्रतिरोध जो आएगा वह R डैश का मान 1/n गुना होना चाहिए। लेकिन फिर वही समस्या कि अगर हमने क्षेत्रफल घटाया बढ़ाया तो लंबाई भी तो घटेगी बढ़ेगी। यदि हमने क्षेत्रफल को n गुना किया यानी कि मोटाई बढ़ा दी, तो मोटाई बढ़ाओगे तो लंबाई घट जाएगी। तो इस कारण से यहां पर जो क्षेत्रफल है n गुना बढ़ाने पर प्रतिरोध 1/n स्क्वायर गुना हो जाता है प्रारंभिक का। 1/n स्क्वायर गुना क्यों? क्योंकि अब क्षेत्रफल को n इंटू a कर दिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? उसकी n गुना कम हो जाएगी। तो ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि यदि हम कहें लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता बताइए, तो प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। n गुना यदि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ा दें, बढ़ाने की बात हुई रही यहां पे, मतलब आयतन नियत रखें, तो वहां पर प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। और यदि क्षेत्रफल की बात करें, मोटाई की बात करें, तो प्रतिरोध मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि हम लोग क्षेत्रफल को n गुना अधिक कर दें, तो n गुना अधिक करने का मतलब मोटाई को n गुना कर दें, तब क्षेत्रफल 1/n स्क्वायर गुना हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब आते हैं, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर कि यदि हम चालक की लंबाई को क्या कर दें? L1 से L2 कर दें, क्षेत्रफल A1 से A2 कर दें। सवालों में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करें तो प्रतिरोध कितना होगा या कितने गुना होगा? तो देखो R का मान होता है रो इंटू एल अपॉन ए। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमने लंबाई L1 थी पहले, बाद में L2 कर दी, लंबाई को L2 कर दिया। क्षेत्रफल A1 था पहले, बाद में A2 कर दिया। तो बताइए अब प्रतिरोध पहले R1 है, तो R1 के स्थान पर R2 का मान कितना होगा? तो आपको यह याद रखना है, क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यदि ऐसी स्थिति आई है तो आयतन समान है, या फिर आयतन समान ना देकर दिया होगा क्वेश्चन में कि द्रव्यमान समान है। अब द्रव्यमान समान होगा तो देखो क्योंकि उसी पदार्थ की बात हो रही है तो वहां पर आयतन भी समान होगा, क्योंकि घनत्व तो पहले से ही समान है। तो या तो सवाल में दिया जाएगा आयतन समान है या द्रव्यमान समान है, या आपसे कहा जाएगा उसी पदार्थ की लंबाई को L1 से L2 कर दिया। अब उसी पदार्थ को किया गया, इसका मतलब पदार्थ बदला नहीं, तो जो पहले आयतन होगा बाद में भी उतना ही आयतन होगा। तब इस स्थिति में जो प्रारंभिक आयतन है वह बराबर करते हैं अंतिम आयतन के। प्रारंभिक आयतन
वह बराबर करते हैं अंतिम आयतन के। अब प्रारंभिक आयतन, तो देखो आयतन क्या होगा, तो आयतन हम लोगों ने पढ़ा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन यहां पर लंबाई और क्षेत्रफल दिया है, तो जो आयतन होगा वह आयतन बराबर होगा क्षेत्रफल गुणे लंबाई के, A इंटू एल के। तो यहां पर प्रारंभिक आयतन की जब बात करें तो A1 इंटू L1 रखेंगे और बराबर होगा A2 इंटू में L2। अब यहां से यदि हम लोग मान ज्ञात करना चाहते हैं L1 बटे L2 का, तो देखो L1 बटे L1 अपॉन L2 बराबर आ जाएगा A2 अपॉन A1। अब आपको जो भी मान दिया जाएगा, मान लो आपसे कहा जाए लंबाई को 2 गुना कर दिया, क्षेत्रफल नहीं दिया गया, तो आप क्षेत्रफल को लंबाई में बदल दोगे, या आपसे कहा जाएगा मोटाई को 3 गुना n गुना कर दिया गया, तो क्षेत्रफल दिया गया मोटाई का मतलब क्षेत्रफल से, या आप इसी तार के क्षेत्रफल को मोटाई के रूप में पाई r2 स्क्वायर अपॉन पाई r1 स्क्वायर कर देंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो r2 स्क्वायर अपॉन r1 आ जाएगा। कहने का मतलब है यहां प्राप्त होगा L1 अपॉन L2 बराबर A2 अपॉन A1, या इसी को लिखेंगे R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी अगर बात करते हैं, जैसे हमने कहा पहले प्रतिरोध था R1, बाद में प्रतिरोध हो गया R2, और उसी पदार्थ की यदि बात की गई है तो पहले के लिए रो इंटू L1 अपॉन A1 होगा, दूसरे के लिए रो इंटू L2 अपॉन A2 होगा। रो से रो कैंसिल हो जाएगा तो आ क्या जाएगा, देखो L1 बटे L2 इंटू में A1 A2 अपॉन में A1, क्योंकि यह A2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप लोग यहां देख रहे होगे लंबाई का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है प्रतिरोधों के अनुपात के। अब सवालों में क्या होता है, सवालों में या तो लंबाई दी जाएगी या तो क्षेत्रफल, दोनों नहीं देंगे। अगर दोनों देंगे तो फिर उसका आयतन समान नहीं दिया जाएगा, उसमें सवाल में अलग अलग चीजों के बारे में कहा जाएगा। सवाल में क्या कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि लंबाई को n गुना कर दिया गया खींचकर, तो बताइए प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो यहां पर यदि लंबाई को n गुना किया गया है तो क्षेत्रफल नहीं दिया गया, तो आप क्षेत्रफल को बदलकर लंबाई के रूप में रख दोगे। A2 अपॉन A1 को L1 अपॉन L2 कर दोगे। यदि क्षेत्रफल दिया गया है, आपसे कह दिया जाए मोटाई को n गुना कर दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है, तब आप क्षेत्रफल को लंबाई के रूप में रख दोगे। तो क्या ताप में विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर नहीं करेगा? तो देखो ताप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी तो घटेगी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध को बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता भी निर्भर करेगा और प्रतिरोध भी निर्भर करेगा। ठीक है, तो ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध भी निर्भर करता है और प्रतिरोधकता भी निर्भर करती है। अब ताप पर क्या प्रभाव होता है, या ताप का क्या प्रभाव होता है प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर, तो दोनों पर सेम होता है। जैसे प्रतिरोध चेंज होगा वैसे ही प्रतिरोधकता चेंज होती है, और यहां पर सभी के लिए हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चालक के लिए। तो देखो चालक के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस कंटेनर में, मान लो है ये। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, पहले से यहां इलेक्ट्रॉन तो थे ही और इलेक्ट्रॉन आ गए, नए इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर विद्युत धारा का प्रवाह कराना है, तो यदि विद्युत धारा का प्रवाह कराना है तो आपको पता है कि विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अगर अवरोध उत्पन्न होगा तो उसे हम प्रतिरोध कहेंगे। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक पहले से ही थी, जिस कारण से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था, लेकिन बीच में क्या लग रहा था, प्रतिरोध लग रहा था R।
अब हमने क्या किया, तापमान बढ़ा दिया। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और अधिक हो जाएगी। अब इतनी अधिक हो गई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि ये तो आपस में ही टकराने लगेंगे। अब जब आपस में टकराने लगेंगे तो क्या होगा, यहां पर अवरोध और अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान और अधिक हो जाएगा। तो देखो, अब हम कहें कि कोई निश्चित स्थान, कोई भी निश्चित स्थान ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, आवेश का प्रवाह कराना है। अब आवेश को प्रवाह कराने के लिए जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे तो विद्युत का प्रवाह कहां से होगा। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की पर्याप्त मात्रा होगी तो वो आसानी से क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह कराएंगे। लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनों की इसमें अधिकता कर दें। अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पर दौड़ रहे हैं, प्रतियोगिता हो रही दौड़ने की, है ना, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ही इतने ज्यादा हो जाएं कि ये आपस में ही टकराने लगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। तब क्या होगा, तब विद्युत धारा का प्रवाह कराने के लिए तो जा रहे थे ये इलेक्ट्रॉन, जा तो विद्युत धारा का प्रवाह कराने ही जा रहा था, लेकिन इसको सामने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और मिल गए, तो ये आपस में ही टकराकर ऊर्जा का ह्रास करेंगे, जिससे यहां पर इनका प्रतिरोध R का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक निश्चित सीमा तक ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब भी वहां पर वैद्युत प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए यह याद रखते हैं कि चालक का ताप बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध, हमने बोला दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम तरीके से बढ़ेंगे घटेंगे। तो यहां पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, पहली चीज क्लियर हुई होगी। अब यदि क्वेश्चन आता है आपसे कि यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लें कि प्रतिरोध है R0, तो T डिग्री सेल्सियस पर बताइए प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू में T। क्या होता है सूत्र, RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा इंटू में T। अब बात करते हैं यहां पर एल्फा क्या है। तो देखो, एल्फा की यदि बात करें तो एल्फा है ताप गुणांक। इसका मान होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है ये प्रति डिग्री सेल्सियस कितना बढ़ेगा। अभी यही तो चर्चा हो रही कि तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ेगा। तो यहां पर यदि ताप बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रतिरोध का मान प्रति डिग्री सेल्सियस कितना बढ़ेगा, यह एल्फा बताएगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं ताप गुणांक। तो यदि हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध माना है R0, तो T डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा इंटू T। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं चालक के बाद अर्धचालक की, कि यदि हम आपसे क्वेश्चन करें कि यदि क्वेश्चन आता है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है या घटता है। तो देखो, अर्धचालक की जब बात होती है तो अर्धचालक पर चालक से उल्टा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अर्धचालक में पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है। इनको आवेश को प्रवाहित करना है 10, मान लेते हैं एग्जांपल ले रहे हैं, 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करना है। अब इसके लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पर्याप्त मात्रा पहले से है नहीं। तो यदि हम ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो ये जो आवेश का प्रवाह कराना है उतने पर्याप्त इलेक्ट्रॉन इसमें प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है चालक की ओर ये अग्रसर होगा, या आप कहोगे कि चालक की भांति व्यवहार करने की ओर ये अग्रसर होगा। तो यहां पर उल्टा हो रहा है कि चालक में हमने बोला ताप बढ़ा रहे थे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से ही इतनी भीड़ थी और ज्यादा हो गई, तो इस कारण से प्रतिरोध बढ़ गया। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन कम है पहले से, ताप बढ़ाया तो यहां पर प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने पर घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले से पर्याप्त थी नहीं, अब पर्याप्त करना है तो हमने ताप बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन और प्राप्त हो गए, जिससे हमारे विद्युत धारा का प्रवाह और आसानी से हुआ। इस कारण प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो अर्धचालक में
ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। अब आते हैं देखो अगली कंडीशन पर, मिश्र धातुओं की बात करते हैं। मिश्र धातुओं, तो देखो मिश्र धातुएं धातुओं से मिलकर ही बनी होती हैं। धातुओं का मतलब है चालक पदार्थ ही एक दूसरे से मिलकर बनाते हैं। इसलिए जब चालक पदार्थ में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा था तो मिश्र धातुओं में भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिश्र धातुएं हैं जैसे नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, ये कुछ विशेष मिश्र धातुएं हैं। इनके लिए अल्फा का मान बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब है नगण्य होता है, लगभग जीरो के बराबर। जीरो नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि इनका प्रतिरोध ना बढ़े, बढ़ेगा, लेकिन इन पर ताप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। अब इस कारण से ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोध है यह कम बढ़ता है या प्रतिरोधकता कम बढ़ती है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध मिश्र धातुओं की अगर बात करते हैं तो मिश्र धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध रो पहले से ही बहुत उच्च होता है। तो देखो क्या बताया कि मिश्र धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है या विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसी मिश्र धातुएं हैं, नाइक्रोम जो हम लोग हीटर में यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ये विद्युत उपकरणों में यूज की जाती है। अब इनका प्रयोग जब करते हैं तो इन पर ताप का प्रभाव कम पड़ता है। कहने का मतलब ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध बहुत कम बढ़ता है क्योंकि अल्फा का मान बहुत कम होता है, नगण्य होता है। नगण्य लिखिए इसकी जगह, लगभग जीरो, जीरो नहीं, जीरो लगभग 0.00 करके कुछ 4-5 करके इस तरीके से मान प्राप्त होता है। लेकिन मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध है धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा हीटर में जब हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, प्रतिरोध के कारण वह रक्त तप्त हो जाता है या ऊष्मा प्रदान करने लगता है। अब बात करते हैं देखो मिश्र धातुओं के बाद द्रवों की, कि द्रवों में ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखो द्रवों में जब हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटता है, सेम अर्धचालक की भांति। ऐसा क्यों? तो देखो द्रवों में क्या होती है, श्यानता होती है, और श्यानता के कारण ही क्या करते हैं, द्रव के जो कण हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। और श्यानता का मान ताप बढ़ाने पर घटता है। अब श्यानता क्या होती है? तो देखो श्यानता आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है कि श्यानता क्या होती है कि जब द्रव गति करता है तो द्रव के प्रवाह के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या गति के मार्ग में उत्पन्न अवरोध श्यानता कहलाता है। अब श्यानता के कारण द्रव से कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाते या आयन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाते। इस कारण से द्रवों में क्या होता है कि यदि हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो उसकी श्यानता घटती है, जिस कारण से उसका प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध घटता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी, उम्मीद यही है। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।